Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel Sanya Biology Classes. I will discuss about गैस्ट्रुलेशन. आज हम गैस्ट्रुलेशन के स्टेप्स को हम देखेंगे. तो पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि गैस्ट्रुलेशन का जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो स्टेप होता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप जो होता है वो कैसे होता है. यानी गैस्ट्रुलेशन के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम आपको लेक्चर से बताए थे. तो आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जो जो बनता था उसका एक डायग्राम के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं. तो कृपया इस पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और लेक्चर एक दो बार में समझ में नहीं आए तो पॉज कर करके या एक दो बार इसको रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कि ये जो डायग्राम आपको बनाया गया है, ये पूरा डायग्राम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम का बना हुआ है. ये पूरे चित्र का नाम आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम, यानी कि बाह्य भ्रूणीय सिलोम. कहते हैं कि क्या होता है, कहते हैं कि ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है. ये जो लेयर आप देख रहे हैं, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो बाहर से है घेरे हुए. ठीक है ना, ओके. उसके बाद क्या है, ये अंदर में जो देख रहे हैं इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये इपीब्लास्ट है, जो एक प्रकार का भ्रूणीय कोशिका है. ये ब्लास्टुला का भाग है, जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म के नाम से भी जानते हैं. लेकिन ये क्या है कि ब्लास्टुला के अंदर इनर सेल मास से बना था, बताए थे आपको, इपीब्लास्ट. और ये जो कैविटी आपको दिख रही है, खाली जगह, इसका नाम है एमनियोटिक कैविटी. कैसे बना, तो आपको पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे एमनियोटिक कैविटी कैसे बनता है. ये हो गया एमनियोटिक कैविटी और ये जो है ये हो गया एमनियोन. अब बाहर वाला ये जो है कोरियोन है. तो कहते हैं कि आपको बताए थे कि एमनियोन और कोरियोन किस प्रकार से बनते हैं, एमनियोटिक कैविटी किस प्रकार से बनते हैं, है ना. फिर आपको बताए थे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम किस प्रकार से बनते हैं. तो ये आपका दूसरा स्टेप था और ये आपका तीसरा स्टेप था. यानी कि ये दूसरा स्टेप में आपको बताए थे और ये तीसरा स्टेप में बताए थे और ये आपके चौथे स्टेप में आपको बताए थे. तो हमें यही 3 स्टेप पर फोकस करना है इस डायग्राम में और कुछ नहीं करना, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे पूछने वाले 2022 में, वो पूरी तरह से 2022 में पूरी तरह से क्लियर कट हो, है ना. ओके. तो हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी लेक्चर से आपके पूछे जाए. तो कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम कैसे बना है इस डायग्राम में. तो आपको बताया गया था कि स्प्लेंकोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक, ये 2 चीज था. तो स्प्लेंकोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो लाइन हाइपोब्लास्ट के बाहर, यहाँ देखिए हाइपोब्लास्ट के बाहर जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लेंकोप्लूरिक. स्प्लेंकोप्लूरिक क्या करता है, ये अंदर की ओर होता है. एग्जाम में पूछेगा कि स्प्लेंकोप्लूरिक बाहरी स्तर है कि भीतरी है, तो बोलिएगा भीतरी है. तो कहते हैं स्प्लेंकोप्लूरिक जो है और ये बाहर में जो है सोमेटोप्लूरिक है. ये दोनों स्तर के बीच में जो आपको खाली जगह दिख रहा है ना, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, ये पूरा खाली जगह जो दिख रहा है, इसी खाली जगह का नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम. आप समझ गए, ओके. अब कहते हैं कि स्प्लेंकोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक बना है कैसे. हम तो ये जान गए हैं कि सर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम कैसे बनता है, तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी है वही, उसी को हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम कहते हैं, बाह्य भ्रूणीय सिलोम कहते हैं. लेकिन स्प्लेंकोप्लूरिक बना कैसे होगा, सोमेटोप्लूरिक बना कैसे होगा, तो आपको बताया गया था कि ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है कि 2 तरह का स्तर बनाता है. एक स्तर बनाता है बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म. तो बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म ही टूट करके बना जाता है स्प्लेंकोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बचता है उसी को एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम कहते हैं. ओके. अब हम चर्चा करेंगे एमनियोटिक कैविटी कैसे बना है इस डायग्राम में. तो कहते हैं क्या कि ये है एमनियोटिक कैविटी. तो ये बाहर में जो देख रहे हैं एमनियोन है, ये बाहर में जो एमनियोन आपको दिख रहा है, तो इपीब्लास्ट के कारण ही क्या करता है कि एमनियोटिक कैविटी बनते हैं. ओके. अब कहते हैं इस कैविटी में होता क्या है, तो इस कैविटी में जो है एक तरल पदार्थ भरा होता है, इसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. एमनियोटिक क्या कहते हैं,
फ्लूइड कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एमनियोटिक कैविटी के भीतर में जो तरल पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, हम इसी को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, तो शॉक एब्जॉर्बर ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जब स्त्री के शरीर में शिशु पल रहा होता है तो उसे कहीं गिरने से या चोट घाट लग जाने से, किसी तरह से एम्ब्रियो को चोट लग गया, या वो स्त्री कहीं झुक गई या थोड़ा सा गिर गई या कहीं चोट लग गया, तो इस हालत में थोड़ा बहुत चोट घाट या थोड़ा बहुत नाजुक स्थिति में जो है शिशु को कुछ होने नहीं देता है, शिशु के जान को वो बचाता है या शिशु को पूरी तरह से प्रोटेक्शन करता है ना। तो जो करता है प्रोटेक्शन उसी का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कहाँ होते हैं तो एमनियोटिक कैविटी में होते हैं ना। ये काम वाला चीज काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का क्या कार्य है, तो कहिएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, भ्रूण को चोट घाट लगने से या किसी प्रकार का पीड़ा से क्या करता है, उसको बचाने का काम करता है। ओके, अब कहते हैं क्या कि एमनियोटिक कैविटी भी हमने बनाया और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिलोम भी हमने बना लिया। तो अब हमें बनाना है कोरियन और एमनियन बना होगा कैसे, इस पर चर्चा करना है। तो कहते हैं कि यहाँ देखिए ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की ओर आपको दिख रही है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, बना देता है कोरियन। क्या बनाता है, कोरियन। ओके, अब कहते हैं कि कोरियन बनाता है। एमनियन क्या है, तो कहते हैं एमनियोटिक कैविटी के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है वो इसका एमनियन होता है। एमनियन का निर्माण कौन करेगा, एपीब्लास्ट करता है। ओके ओके, अब कहते हैं एमनियन और कोरियन ये दोनों क्या मुख्य बाह्यभ्रूणीय झिल्ली है, जो जिसमें से कोरियन क्या करता है कि प्लेसेंटा का सबसे प्रमुख भाग माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये आगे चल के एचसीजी हार्मोन निकालते हैं। यही हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम स्त्री को हेल्प करती है, या प्रेगनेंसी के चेकअप में ये यूरिन से निकलता है। कौन, स्त्री के पेशाब से, यूरिन से एचसीजी हार्मोन निकलते हैं। और एचसीजी हार्मोन कहाँ से आते हैं, तो कोरियन से आता है। कोरियन कहाँ होता है, तो प्लेसेंटा में होता है। इस तरह सवाल पूछे जाएंगे। अब कहते हैं क्या कि इन दोनों का निर्माण हो गया है ना। अब ध्यान देना है, ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये हाइपोब्लास्ट है। ओके, ये बाहर का जो लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये लंबा लंबा स्तंभ की तरह जो कोशिका है ये एपीब्लास्ट है। ये कैविटी जो है उसको एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, जिसके अंदर में क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं जो भ्रूण को रक्षा करता है चोट घाट से या बाहरी आघात से। अब कहते हैं इस तरह का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक झिल्ली है जिसका नाम एमनियन है, और जो बाहर की ओर झिल्ली है उसका नाम क्या है, कोरियन है। इसमें से कोरियन क्या करता है, इंपोर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि ये एचसीजी हार्मोन निकालता है जो स्त्रियों को प्रेगनेंसी के समय में मदद करता है। ओके ओके, ये हो गया डायग्राम आपका क्लियर। अब हम गेस्टुलेशन के 5वें और 6ठे स्टेप को देखना चाहेंगे। कहते हैं कि 5वें स्टेप में क्या है, यॉर्क सेक का निर्माण कैसे होता है। तो हाइपोब्लास्ट आपको पता होगा, यही देखिए हाइपोब्लास्ट, ये है ना, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट लग रहा है ना, एक थैली की तरह है। तो कहते हैं यॉर्क सेक भी एक प्रकार की थैली ही होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो हाइपोब्लास्ट से बनता है, पूछेगा एग्जाम में कि यॉर्क सेक किससे बनता है, यॉर्क सेक डायरेक्ट पूछेगा, तो कहिएगा हाइपोब्लास्ट से क्या करता है, यॉर्क सेक बनता है। यही हाइपोब्लास्ट है जो आगे चल के यॉर्क सेक बनाता है। अब कहते हैं यॉर्क सेक का मुख्य काम तो ब्लड सेल्स का निर्माण करना, यानी कि शिशु में पहली बार, यानी कि शिशु में माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है, जब भ्रूण पलता है, तो उसके शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा जैसे रक्त अवयव या ब्लड कंपोनेंट्स या ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, तो शिशु का शुरुआती दौर में जो ब्लड बनाता है वो बनाता है यॉर्क सेक। क्या बनाता है, यॉर्क सेक बनाता है। एग्जाम में पूछेगा कि शिशु का ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कौन बनाता है, तो कहिएगा यॉर्क सेक बनाता है। ठीक है ना। ओके, अब कहते हैं 6ठा स्टेप पे प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण। क्या होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक, ये जानना है। प्रिमिटिव स्ट्रिक एक गड्ढा है, जब भ्रूण पर एक गड्ढा जिसका संरचना बनेगा उसी को प्रिमिटिव स्ट्रिक हम कहते हैं। कैसे बना है समझिए। कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या करता है, एपीब्लास्ट के डोर्जल सतह पर, डोर्जल सतह से बनता है। डोर्जल ना समझते, नहीं समझते, शरीर मेरा देखिएगा, मेरा बॉडी देखिएगा, पोस्चर्स। आगे हो गया फ्रंट, इसको बोलते हैं वेंट्रल व्यू, है ना। अब पीछे की ओर को बोलते हैं डोर्जल व्यू कहते हैं। ठीक है ना, इसको बोलेंगे वेंट्रल यानी सामने, और डोर्जल यानी कि के पीछे। ठीक है ना। अब कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, एपीब्लास्ट, आपको डायग्राम में दिखाया गया। एपीब्लास्ट इस सामने से दिख रहा है, ठीक है ना। तो एपीब्लास्ट ये सामने में, इसके ठीक पीछे वाले भाग से क्या करता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है। ओके, कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक शिशु के सिर और पूंछ बनाता है। आपको पता होनी चाहिए, पूंछ यानी कि जो मलद्वार के ठीक ऊपर थोड़ा सा
हड्डी निकला रहता है। मनुष्य में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे पूर्वजों में हुआ करता था, तो आज के डेट में नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट्स एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिसके एनस पर यानी एनाल के ऊपर में जो एक थोड़ा सा निकला रहता है टेल, उसी स्पीड देखिए पूछी उसका बाहर जाता है। आप कहते हैं प्रिमिटिव गैस्ट्रिक शिशु के हेड एवं टेल बनाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब कहते हैं कि 5वां और 6ठे स्टेप को हमने एक डायग्राम में शो किया कि कैसा आपको दिखता होगा। स्त्री के गर्भाशय में किस तरह का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान, उन सारे डायग्राम को हम डील करने का काम इजी लैंग्वेज में करते हैं। जो काफी नीट और एम्स और आपके बिहार बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, सभी में क्लियरली कॉन्सेप्ट आपको मिले। अब कहते हैं कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है पहले ही हमने यहाँ पर देख लिया, एमनियोन है ना, क्लियर देख लिया। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो नीचे की ओर बना हुआ इसी को यॉर्क सेक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए यॉर्क सेक हाइपोब्लास्ट से बनता है। ये हाइपोब्लास्ट है ना, ये बाहर वाला जो लेयर है ये हाइपोब्लास्ट है ना, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अंदर वाला लेयर क्या था, हाइपोब्लास्ट था। तो ये जो डबल लेयर आपको दिख रहा है यही हाइपोब्लास्ट। यही हाइपोब्लास्ट क्या करता है, एक रिंग बनाता है, इसी को यॉर्क सेक कहते हैं। ओके ओके। अब कहते हैं क्या कि ऊपर की ओर एमनियोन है। अब कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक है यहाँ पर कहाँ, तो कहते हैं कि देखिएगा, कहते हैं कि देखिएगा कि आपको तुरंत बताए थे कि प्रिमिटिव स्ट्रिक इपीब्लास्ट के डोर्जल सतह से बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा इपीब्लास्ट, ये आपको दिख रहा है पहले डायग्राम में ऊपर की ओर, ध्यान से देखिएगा जिस पर हम मार्किंग कर रहे हैं। ये इपीब्लास्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ऊपर की ओर है ना, ये इपीब्लास्ट के ठीक ऊपर वाला भाग, पीछे वाला भाग देखिए थोड़ा सा धंसा हुआ है। ये धंसा हुआ है ना, ये लगता है कि इस तरह से मोच की तरह इसे बना हुआ है ना, इसे मोच की तरह बना हुआ, लिप्स की तरह इसे बना हुआ। तो ये जो है धंसा हुआ भाग को हम प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं। यही आगे चल के शिशु का सिर बनाता है और पुच्छी का निर्माण यही करता है, ठीक है ना। ओके। अब कहते हैं कि इसी दौरान एक दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कहते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रिक जब बनता है तो उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली बड़ी मोटी हो जाती है, उसको एक्टोडर्म कहते हैं, यानी बाह्य स्तर। और इसको सबसे नीचे की ओर जो बनता है उसको हम लोग इंडोडर्म कहते हैं, है ना। और इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो पाया जाता है कोशिका खुला फ्री रहता है। फ्री का मतलब जुटा हुआ नहीं है, जुटा हुआ देखिए एक्टोडर्म और इंडोडर्म है ना, लेकिन ये बीच वाला कोशिका फ्री है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोडर्मल सेल कहते हैं। मेजोडर्म नहीं बोलेंगे, मेजोडर्मल सेल कहेंगे, जो आगे चल करके मेजोडर्म का निर्माण करेगा। तो इस लेक्चर में कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कंप्लेन करें या भेजें, और 1 या 2 बार लेक्चर को रिमाइंड करके पॉज करके आप देखें। आप कॉपी में पूरा डायग्राम को नोट करें, क्योंकि क्लास जब खुलेगी तो काफ़ी आपको रिवीजन करवाने का भी हम जो है कि अवश्य प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ख़ास करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप नए वीडियो अपडेट के साथ हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।